जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग सी सेट के लिए कॉम्प्रिहेंशन पहले सॉल्व करेंगे, फिर और भी बाकी बचे हुए सेक्शंस को कवर करेंगे। ओके, आइए कॉम्प्रिहेंशंस में पहले हम 2023 के जो पेपर्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। कॉम्प्रिहेंशंस का मतलब होता है समझदारी। यूपीएससी अपने पेपर में जो चेक कर रही है आपका कॉम्प्रिहेंशन में, वो क्या चेक कर रही है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ वो देख रही है आपका लैंग्वेज पे कमांड है कि नहीं, वो लैंग्वेज पे चेक कर रही है। दूसरा, क्या आपकी रीडिंग हैबिट ठीक है कि नहीं, क्या आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड यानी समझ सकते हो कि नहीं पढ़ के। फिर आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, वो आपसे सॉल्यूशन पूछता है, डिसीजन पूछता है, क्या वो आपके पास ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो ये चेक कर रही है वो ये कर रही है कि क्या आप दिए गए किसी भी चीज़ से एक लॉजिकल आंसर फ्रेम कर सकते हो कि नहीं। और सटीकता, सबसे बड़ी चीज़ सटीकता चेक कर रही है आपकी, क्या आप एक्यूरेट आंसर दे पा रहे हो कि नहीं विद निगेटिव मार्किंग प्लस ऑप्शंस कंफ्यूजिंग, हाईली कंफ्यूजिंग। इस सिचुएशंस को डील करने के लिए ये सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन का पेपर लेके आ रही है। आइए, कोई भी ट्रिक्स उरिक्स तो होते नहीं है, मैंने पढ़े बहुत, सीखे बहुत, क्लास बहुत किए, पर कोई फ़ायदा लगा नहीं जब तक मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं की और बहुत सारे सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस नहीं किए, तब तक नहीं सीखे। हिंदी मीडियम में बच्चे सी सेट में फेल हो रहे हैं, उसके लिए जो इनिशिएटिव मैंने ली है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होंगे यदि आप मेरे वीडियो अंत तक देखेंगे तो। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पहले पैसे से शुरू करते हैं। पहले पैसेज पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि इस सवाल का आंसर कैसे करना है। इससे पहले पैसेज में खुद से बहुत सारे हिंट दिए हुए हैं, वो देखिए। क्वेश्चन में पूछता है कि आपको उचित और लॉजिकल बंटवारा करना पानी का, उसके लिए सार्वधिक यानी बेस्ड, लॉजिकल युक्तियुक्त, व्यवहारिक प्रैक्टिकल और तात्कालिक कार्रवाई वाले सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करने वाले आंसर देने। इसका मतलब जो आप आंसर करोगे वो अभी इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल में जाकर सक्सेस हो, वैसी पॉलिसी तो दुनिया के हर किसी के पास, 10 साल बाद तो कोई टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। अभी आप बताना है आपको कि क्या आंसर है आपके पास बेस्ट। समझ में आ गया। आपको सारे आंसर करते टाइम यही चीज़ को ध्यान रखना, प्रैक्टिकल आंसर देने, हाइपर स्टेटमेंट को अवॉइड ही करना है। आइए हम देखते हैं पहले कॉम्प्रिहेंशन को ठीक से। कहता है कि हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल के को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। कह रहा 20 प्रमुख नदी तंत्र है, उसमें से 14 में पहले से ही जल की तंगी है और 75% जो आपकी जनसंख्या है वो जल की तंगी वाली क्षेत्र में रह रही है। यानी जो 25% जनसंख्या वो बचे हुए 6 नदी के पास रह रही होगी। अब बताइए, देखिए पानी का है कि डिस्ट्रीब्यूशन है। 75% जनसंख्या पानी की तंगी झेल रही है और 25% जनसंख्या पानी का सुख भोग रहा है। क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है? परमात्मा ने चलो कुछ भिन्नता कर दी होगी, हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। कह रहा इन 75% में से भी 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। अब ये प्रॉब्लम्स आई क्यों? जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांग, कृषि द्वारा इसको पूरा करने की आवश्यकता, यानी एक तो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन बर्डन है तथा तेजी से बढ़ रहा है शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, इसको दूर करेगा। यही प्रॉब्लम्स का रीजन है, कारण है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार, अब देखिए लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, राज्यों के बीच नदियों का विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। कोई दिक्कत। आगे जो कह रहा है, इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लगी है, यानी पानी को जो भी यूज करना चाह रहे हैं जो राज्य, उनमें तो कंपटीशन चल ही रहा, होड़ लगी, और इसी को संतुलन आपको बैलेंस करना है। ठीक है, अब समझते हैं। सुनिश्चित करने के लिए अब आपको कुछ सॉल्यूशन के लिए कुछ कुंजी दिया है, आप कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। पहला, आप द्रोणी बेसिन जो है उस पर आधारित रीति को संगठन क्षेत्रों की ओर और राज्यों के बीच जल के बंटवारा किए जाए, यानी कि जो पानी है उसको ठीक से बंटवारा किया जाए। दूसरा,
उन जल का उचित भाग देने के लिए ऑब्जेक्टिव आपको मानदंड बना पड़ने पड़ेगा। कौन सा मानदंड है वो? पहला, आप इस आधार पे आकलन कीजिए कि आप जो पानी दे रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है उस क्षेत्र में, नदी द्रोणी की क्या विशेषता है, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर कर रही है, और जल का वर्तमान उपयोग क्या है उस एरिया में, मांग कितनी है उस एरिया में पानी की, कितना एक्सपर्ट तरीके से लोग पानी का यूज कर रहे हैं स्किल्डफुल होकर, और भविष्य में कितना उपयोग होने की संभावना है। सॉल्यूशन करने का उन्होंने कुछ आधार दिए हैं आदि के साथ जलभर और पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये तरीका उसने बताया सॉल्व करने के। आइए अब हम सवाल को देखते हैं ठीक से। कह रहा है कि आपको जो आंसर देना है तत्कालिक देने हैं, प्रैक्टिकल होने चाहिए। पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यवहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। सही बात है, चारों चीज समा रहा है इसमें। बट आगे ऑप्शन चेक करेंगे। पहले ऑप्शन काटेंगे कैसे वो सीखिएगा, कैसे हम उस ऑप्शन को रिडंडेंट करते हैं। कह रहा है दूसरा ऑप्शन, देश के सभी नदी तंत्र को जोड़े जाने चाहिए, सारा नदी तंत्र को जोड़ देना चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण कराना चाहिए। बहुत अच्छा बात है भाई, कितना सुंदर सॉल्यूशन दिया। पर ये क्या तत्कालिक हो सकता है? सवाल में तत्कालिक पूछा था। पॉइंट नंबर 2, ये प्रैक्टिकल है। सारा नदी को आप एक बार में कैसे जोड़ दीजिएगा? फिर और भी बात बढ़ेगा। कई बार जो नदी केस होने लगे, कोर्ट केसेस होने लगे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत दिक्कत होगी इसमें। जल के अधिक वाले क्षेत्र से कम वाले क्षेत्र में नहर बना दीजिए, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। पर ये आसान है? पैसा है इतने? नहीं है। क्या तुरंत कर लीजिएगा? नहीं, इसीलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। जल के संकट को दूर करने के लिए आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को पानी के डिमांड को कम करना है। वेरी गुड। एग्रीकल्चर सेक्टर को पानी कैसे कम करेगा भाई, जरा बताइएगा। आप उसको बढ़िया फसल दीजिए, सीड बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके दीजिए, अच्छा सीड दीजिए, हाइब्रिड सीड दीजिए, कुछ ड्राउट सीड दीजिए, तभी तो कर पाएगा। डी ऑप्शन इसीलिए नहीं है। पर ए ऑप्शन को आप गौर से देखिएगा तो आपको कह रहा है कि आप नेशनल लेवल पे एक बनाइए, वो लॉजिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, नीतिपरक होना चाहिए, और ये होना चाहिए। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें बाकी सारी ऑप्शन समा जाते हैं, है ना।